एनिमल क्लिनिक पर स्कॉट एक डॉग की ट्रीटमेंट में डीटन की हेल्प कर रहा होता है। उस डॉग का नाम बुलेट होता है। उस डॉग का ओनर काइली स्कॉट को बताता है कि उसने अपने सभी डॉग्स के नाम गन्स के ऊपर रखे हैं क्योंकि वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। जब काइली अपने डॉग के साथ घर जा रहा होता है तो उसका डॉग उसके हाथ से छूट के भाग जाता है। काइली उसका पीछा करता है। उसको लगता है कि उसका डॉग एक डंपस्टर के नीचे है और जब काइली उस डंपस्टर के नीचे हाथ डालता है तो कोई चीज उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। काइली नोटिस करता है कि उसका कुत्ता तो बाहर है, फिर डंपस्टर के नीचे कौन है जिसने अभी ऐसे उसके हाथ पर काटा। तभी काइली को उस डंपस्टर के नीचे से किसी की आवाज आती है जो उसको अपने करीब बुलाती है और थोड़ी देर बाद कोई चीज काइली को जोर से उस डंपस्टर के नीचे खींच लेती है। स्कॉट अभी भी एनिमल क्लिनिक के अंदर उस डॉग के कुछ सैंपल्स टेस्ट कर रहा होता है जिनमें उसको मिसल्टो मिलता है। डीटन उसको बताता है कि वो प्लांट डॉग्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ही जहरीला है। तभी स्कॉट को बाहर से उस डॉग बुलेट की आवाज आती है। वो बाहर जाता है तो उसको वहाँ बुलेट मिलता है, लेकिन उसका मालिक काइली वहाँ नहीं होता। स्कूल में डेरिक मिस ब्लेक से मिलने जाता है। उसको वहाँ ऐसे अचानक से देख के वो डर जाती है और अपने डिफेंस के लिए एक वुडन पॉइंटर उठा लेती है। उनको लगता है कि डेरिक उनको वहाँ डराने धमकाने आया है। डेरिक कहता है कि वो तो बस ये चेक करने आया था कि कल रात के हादसे के बाद मिस ब्लेक ठीक तो है ना। उन दोनों को देख के लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मिस ब्लेक खुद को डेरिक से सही से इंट्रोड्यूस करती है और उसको अपना पूरा नाम बताती है जो कि जेनिफर ब्लेक होता है। आइजैक भी स्कूल वापस से ज्वाइन कर लेता है। एक रनिंग प्रैक्टिस के दौरान उसको वहाँ वो अल्फा ट्विंस ईथन और एडन दिखते हैं और बदला लेने के लिए आइजैक उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन ऐसा करना आइजैक के लिए भारी पड़ता है क्योंकि वो दोनों भाई आइजैक को एक सुनसान जगह में कॉर्नर करके पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों आइजैक को पीट पाए, स्कॉट वहाँ आ जाता है और मुकाबला बराबरी का हो जाता है। वो चारों फाइट के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ही देर बाद सबको काइली की डेड बॉडी मिलती है जो कि एक पेड़ से बंधी होती है। काइली को भी वैसे ही मारा गया है जैसे बाकी के विक्टिम्स को मारा गया था। कुछ देर बाद शेरिफ अपनी टीम के साथ वहां आ जाते हैं और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेते हैं। स्कॉट बताता है कि काइली उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाला एक सीनियर था। थोड़ी देर बाद काइली की गर्लफ्रेंड एशली भी वहां आ जाती है और उसकी डेड बॉडी देख के रोने लगती है। आइजैक को पूरा यकीन होता है कि ये सब मर्डर्स अल्फा पैक ही कर रहा है और ज़रूर वो दोनों अल्फा ट्विंस ईथन और एडन भी इस सब में मिले हुए हैं। लेकिन स्टाइल्स को अभी भी अपनी ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली थ्योरी पर यकीन होता है क्योंकि जिस तरह से वो मर्डर्स किए गए हैं वैसे वेयरवुल्व्स अपने शिकार नहीं करते। स्कॉट उन दोनों के ओपिनियंस के बीच में पिस जाता है। उसको समझ नहीं आता कि किसकी थ्योरी पर यकीन करे। उन दोनों के ही पॉइंट्स वैलिड हैं। आइजैक कहता है कि वो उन अल्फा ट्विन से बदला जरूर लेगा, चाहे उसको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डेरिक के अपार्टमेंट में उसकी छोटी बहन कोरा वर्कआउट कर रही होती है। डेरिक कहता है कि उसको ऐसे एग्रेसिवली वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कोरा कहती है कि वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहती है ताकि वो अल्फा पैक से बदला ले सके। वो ये भी बताती है कि उसको लगा था कि डेरिक उस हिल हाउस फायर वाले इंसिडेंट में मारा गया है, लेकिन फिर उसने सुना कि बीकन हिल्स में एक बहुत ही पावरफुल अल्फा है जो हेल फैमिली को बिलोंग करता है और वो डेरिक को ढूंढते हुए बीकन हिल्स वापस आई थी और तभी अल्फा पैक ने उसको पकड़ लिया था। तभी डेरिक के घर का वार्निंग अलार्म बजने लगता है और अल्फा पैक के मेंबर्स एनिस और काली उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। उन लोगों में फाइटिंग स्टार्ट होती है। एनिस कोरा को बड़ी आसानी से हरा देता है और काली डेरिक के कमर में एक स्टील पाइप से स्टैब कर देती है। फिर ड्यूकेलियन बड़े स्टाइल में वहाँ एंट्री मारता है। डेरिक को लगता है कि वो उसको मारने आया है, लेकिन ड्यूकेलियन कहता है कि वो डेरिक के अंकल पीटर की तरह सोशियोपैथ नहीं है जो बेवजह लोगों को मारता फिरे। वो नए और अच्छे टैलेंट्स की कदर करता है और इसलिए चाहता है कि डेरिक भी उसका अल्फा पैक ज्वाइन कर ले। डेरिक कहता है कि तो वो लोग क्या चाहते हैं कि डेरिक खुद अपने पूरे पैक को मार दे। ड्यूकेलियन कहता है कि वो बस ये चाहता है कि डेरिक अपने पैक के किसी भी एक मेंबर को मार दे, क्योंकि फिर बाकी के मेंबर्स को डेरिक खुद ही अपनी मर्जी से मार देगा। उन लोगों को उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ये सुन के डेरिक कंफ्यूज हो जाता है तो ड्यूकेलियन उसको अपनी स्टोरी सुनाता है। ड्यूकेलियन भी अपने पैक का अल्फा था, लेकिन जब वो अंधा हुआ तो उसके एक बेटा वेयरवुल्फ ने उसको मारने की कोशिश की ताकि वो खुद अल्फा बन सके और इसी वजह से ड्यूकेलियन को उस बेटा वेयरवुल्फ को मारना पड़ा।
लेकिन जैसे ही ड्यूकेलियन ने अपने खुद के ही पैक के वेयरवुल्फ को मारा तो उस वेयरवुल्फ की सारी पावर्स ड्यूकेलियन को मिल गई और वो और भी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर हो गया, जिसके बाद उसने अपने पूरे पैक को ही मार दिया और उनकी पावर्स खुद एब्जॉर्व कर ली। ड्यूकेलियन बताता है कि एनिस और काली ने भी यही किया था, अपने पूरे पैक को मार दिया ताकि वो लोग अपने पैक के वेयरवुल्फ्स की पावर्स को एब्जॉर्व कर सकें और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएं। ड्यूकेलियन कहता है कि अगर डेरिक उनकी बात मानेगा तो वो भी अपने पैक को मार के और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, और वैसे भी डेरिक के पैक में टीनेजर्स बच्चे भरे पड़े हैं जो वैसे भी एक ना एक दिन डेरिक के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। एलिसन मिस मॉरेल की क्लास के दौरान सो जाती है। जब मिस मॉरेल उसको जगाने के लिए उसका नाम पुकारती है तो एलिसन को लगता है कि उसकी मॉम उसको बुला रही हैं और वो डर के मारे नींद से जाग जाती है। मिस मॉरेल क्लास के दौरान सोने के लिए एलिसन को डिटेंशन दे देती हैं। उन दोनों के बीच थोड़ा टेंशन होता है क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ये नहीं बताना चाहता कि वो दोनों उस रात बैंक के अंदर क्या कर रहे थे। स्कॉट और आइजैक मिस्टर हैरिस की क्लास में होते हैं। स्कॉट आइजैक को समझाने की कोशिश करता है कि अभी उन अल्फा ट्विन से बदला लेने का सही टाइम नहीं है और पहले उनको ये पता लगाना चाहिए कि उन अल्फा ट्विन्स ने उनके स्कूल में एडमिशन क्यों लिया। आइजैक स्कॉट की बात नहीं मानता और टॉयलेट ब्रेक के बहाने क्लास से बाहर आ जाता है। स्कॉट भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन मिस्टर हैरिस उसको अलाउड नहीं करते। स्कूल हॉलवे में आइजैक को वो दोनों ट्विन्स ईथन और एडन मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि आइजैक उनको कन्फ्रंट कर पाए एडन ईथन को आइजैक के सामने ही पीटने लगता है और फिर उसको आइजैक की तरफ फेंक देता है ताकि सबको लगे कि आइजैक ने ईथन की ये हालत की है। और यही होता है, सबको लगता है कि आइजैक ने ही ईथन को ऐसे मारा है और इसलिए मिस्टर हैरिस आइजैक को डिटेंशन दे देते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जब काइली की गर्लफ्रेंड एशली पुलिस को अपना बयान देके बाहर आती है तो सैल्स उससे पूछताछ करता है कि क्या काइली वर्जिन था। ये सवाल सुन के एशली ऑफेंड हो जाती है और सैल्स को थप्पड़ मार देती है, लेकिन बाद में ये भी बता देती है कि काइली वर्जिन नहीं था। शेरिफ भी सैल्स की ये हरकत देख लेते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं कि उसको ऐसे उनकी इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। शेरिफ बताते हैं कि अब कुछ FBI ऑफिसर्स भी उनकी इस केस में हेल्प कर रहे हैं ताकि वो लोग उस सीरियल किलर को जल्द से जल्द पकड़ सकें। डिटेंशन के दौरान एलिसन और आइजैक को एक साथ जैनिटर रूम रीस्टॉक करने की ड्यूटी मिलती है। एलिसन उससे पूछती है कि कहीं उसने किसी को बताया तो नहीं कि उस रात बॉयड और कोरा को पकड़ने में उसने उनकी हेल्प की थी। आइजैक थोड़ा रूडली रिप्लाई देता है कि उसने किसी को नहीं बताया। वो एलिसन से अभी भी गुस्सा है क्योंकि उसने कैनिमा हंटिंग के दौरान आइजैक को नाइफ से स्टैब किया था। एलिसन उससे अपनी उस हरकत के लिए माफ़ी मांगती है और आइजैक उसको माफ़ कर देता है। तभी कोई उस रूम को बाहर से लॉक कर देता है और दरवाजे के आगे एक सोडा मशीन अड़ा देता है ताकि आइजैक अपनी वेयरवुल्फ पावर से भी उस रूम को ना खोल पाए। कम स्पेस के कारण आइजैक को सफोकेशन होने लगती है और वो पैनिक करने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आइजैक के डैड उसको ऐसे ही टॉर्चर करते थे और उसको पनिश करने के लिए एक फ्रीजर में लॉक कर देते थे। पैनिक अटैक के कारण आइजैक ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एलिसन पर अटैक कर देता है। तभी स्कॉट बाहर से वो दरवाज़ा खोल देता है और एलिसन को बचा लेता है। वो आइजैक को भी दोबारा कंट्रोल में ले आता है। आइजैक अपने बिहेवियर के लिए एलिसन से माफ़ी मांगता है। उसने ये जानबूझ के नहीं किया। एलिसन कहती है कि उसको पता है कि इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। स्कॉट समझ जाता है कि ज़रूर ईथन और एडन ने ही वो दरवाज़ा बाहर से लॉक किया होगा। स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आइजैक सही था, उन लोगों को ईथन और एडन को सबक सिखाना ही होगा। काइली के लॉकर के पास स्टूडेंट्स ने उसके लिए एक मेकशिफ्ट मेमोरियल बनाया होता है। बॉयड भी वहाँ ट्रिब्यूट देने आता है और उससे बात करते वक्त साइल्स को पता चलता है कि बॉयड काइल को जानता था और उन दोनों ने साथ में एक मिलिट्री प्रोग्राम की ट्रेनिंग ली थी। स्टाइल्स जाके ये सब बातें लिडिया को बताता है। वो कहता है कि स्कॉट अभी अल्फा ट्विन्स के साथ बिजी है, इसलिए स्टाइल्स ये सब लिडिया से शेयर कर रहा है। लिडिया को पता नहीं था कि ईथन और एडन वेयरवुल्फ्स हैं, लेकिन स्टाइल्स के सामने वो प्रिटेंड करती है कि उसको पता था। स्टाइल्स कहता है कि वो सब मर्डर्स 3 के आंकड़े में हो रहे हैं, पहले 3 वर्जिन्स और अब 3 किसी और तरह के लोग। इसके पीछे जरूर कोई तो पैटर्न है। लिडिया कहती है कि स्टाइल्स को ये इन्वेस्टिगेशन अपने डैड पर छोड़ देना चाहिए। वो इस टाउन के शेरिफ हैं और ये केस सॉल्व करना उनकी ड्यूटी है, ना कि स्टाइल्स की। अल्फा ट्विन से बदला लेने के लिए स्कॉट, एलिसन और आइजैक एक प्लान बनाते हैं। आइजैक एडन की बाइक को चला के स्कूल के अंदर ले जाता है। स्कॉट क्लास में जाके ईथन और एडन को बाइक के कुछ पुर्जे दिखाता है। एडन को लगता है कि वो उसकी बाइक के पुर्जे हैं और वो अपनी बाइक चेक करने क्लास से बाहर भाग जाता है।
हॉलवे में उसको आइजैक मिलता है। एडन उसको अपनी बाइक से उतरने को कहता है। आइजैक खुशी खुशी बाइक से उतर जाता है। तभी टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और सबको लगता है कि एडन ही वो बाइक चला के स्कूल के अंदर लाया है, जिस वजह से मिस ब्लेक गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि इस हरकत के लिए एडन को स्कूल से सस्पेंड भी किया जा सकता है। डेरिक के अपार्टमेंट में ड्यूकेलियन डेरिक का फेस टच करता है और कहता है कि काली सही कह रही थी, डेरिक अपनी माँ जैसा ही दिखता है। यानी कि ड्यूकेलियन और काली डेरिक की माँ को जानते थे। इसके बाद ड्यूकेलियन अपनी खुद की वाहवाही में एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देता है और खुद को डीमन वुल्फ बताता है। इसके बाद काली डेरिक की कमर से वो स्टील पाइप निकाल देती है और वो और ड्यूकेलियन वहाँ से चले जाते हैं। स्टाइल्स डीटन से मिलने एनिमल क्लिनिक जाता है। उसको वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में डीटन की हेल्प चाहिए, क्योंकि डीटन सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है। स्टाइल्स कहता है कि उसके डैड वो इन्वेस्टिगेशन सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीगन हिल्स में हो रही सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में तो वो कुछ जानते ही नहीं हैं। इसलिए स्टाइल्स उनके इस केस को सॉल्व करने में हेल्प करना चाहता है। स्टाइल्स डीटन को बताता है कि उसने उन मर्डर्स के पैटर्न के बारे में रिसर्च किया है और जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है वो एक रिलीजियस कल्ट ग्रुप की तरफ पॉइंट करती है जिनको ड्रूइड्स कहते थे। वो लोग मिसलटो नाम के एक प्लांट को बहुत ही सेक्रेड मानते थे। स्टाइल्स को लगता है कि वो मर्डर्स वही लोग कर रहे हैं। डीटन कहता है कि वो किलर कोई ड्रूड नहीं बल्कि बस उनके पुराने तरीके को कॉपी कर रहा है। वो ये भी बताता है कि गेलिक भाषा में ड्रूड्स को वाइज ओक कहते हैं। वो नेचर लविंग लोग होते हैं, ना कि कोई सीरियल किलर्स। स्कूल में लिडिया एक पेपर पर एक ट्री की ड्राइंग कर रही होती है। डैनी कहता है कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसलिए उसको आर्ट क्लास में होना चाहिए, तो फिर वो म्यूजिक क्लास में क्या कर रही है। तभी लिडिया नोटिस करती है कि वो आर्ट नहीं बल्कि म्यूजिक क्लास में बैठी है। उसको याद ही नहीं है कि वो वहाँ कैसे और कब आई। डैनी उसको बताता है कि उनके म्यूजिक टीचर 15 मिनट्स लेट हैं और शायद आज पढ़ाने आएंगे ही नहीं। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स क्लास से चले जाते हैं। लिडिया भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि पियानो के पास एक फ़ोन में अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन है। वो म्यूज़िक टीचर का ही फ़ोन होता है। लिडिया उस रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाती है तो उसको उसमें कुछ अजीब से चैंट सुनाई देते हैं, जैसे कोई बैकग्राउंड में अजीब से मंत्र पढ़ रहा हो। फिर वो नोटिस करती है कि पियानो पर खून के निशान हैं। वो समझ जाती है कि किसी ने ज़रूर उनकी म्यूज़िक टीचर को किडनैप कर लिया है। वो स्टाइल्स को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देती है और उसको जल्द से जल्द स्कूल आने को कहती है। स्टाइल्स और डीटन स्कूल आ जाते हैं। डीटन लिडिया को उसको उस पियानो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मैसेज करने को कहता है, ताकि बाद में डीटन उस पर और रिसर्च कर सके। डीटन कहता है कि स्टाइल्स सही था, ये मर्डर्स 3 के आंकड़े में हो रहे हैं। पहले 3 विक्टिम्स वर्जिन से और जो अब नेक्स्ट 3 विक्टिम्स होंगे वो भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। तभी स्टाइल्स को वहाँ एक पिक्चर दिखती है जिसमें उनके म्यूज़िक टीचर ने एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी होती है। उसको याद आता है कि बॉयड ने उसको बताया था कि काइली ने उसके साथ एक मिलिट्री प्रोग्राम की ट्रेनिंग ली थी, यानी कि इस बार वो सीरियल किलर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। तभी लिडिया को याद आता है कि उनके टीचर मिस्टर हैरिस भी मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हैरिस क्लासरूम में कुछ पेपर्स ग्रेड कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में वो चांट्स वाला म्यूजिक बजने लगता है। स्कूल हॉलवे में एडन और ईथन बड़े गुस्से में होते हैं। वो दोनों कंबाइंड होकर एक जायंट वेयरवुल्फ बनते हैं और स्कॉट और आइजैक से लड़ने लगते हैं। तभी ड्यूकेलियन वहाँ आता है। उसको देख के वो दोनों जुड़वा भाई दोबारा अलग हो जाते हैं। ड्यूकेलियन उन पर गुस्सा करता है और पनिशमेंट के तौर पर अपनी स्टिक से उनके गाल स्क्रैच कर देता है और फिर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। वो सीरियल किलर मिस्टर हैरिस को भी किडनैप कर लेता है। स्टाइल्स, लिडिया और डीटन उनके क्लासरूम को कुछ क्लूज के लिए सर्च करने लगते हैं। तभी स्टाइल्स नोटिस करता है कि मिस्टर हैरिस ने कुछ पेपर्स पर R और H ग्रेड दिया है। डीटन उन सभी पेपर्स को एक लाइन में लगाता है तो एक वर्ड बनता है डोराक। डीटन बताता है कि जब कोई ड्रूइड गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसको डार्क ओक या डोराक भी कहते हैं। डेरिक के अपार्टमेंट में डेरिक आइजैक को उसके घर से जाने को कहता है। वेयरवुल्फ बनने के बाद से आइजैक डेरिक के साथ ही रहता था। आइजैक प्रोटेस्ट करता है कि वो डेरिक को छोड़ के नहीं जाएगा, तो डेरिक उसकी तरफ एक ग्लास फेंक के मारता है। ये देख के आइजैक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके अब्यूसिव डैड भी उसको ऐसे ही ट्रीट करते थे जैसे अभी डेरिक कर रहा है। पर आइजैक को ये नहीं पता होता कि डेरिक ये सब आइजैक की भलाई के लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसका अपार्टमेंट अब सेफ नहीं है और वो नहीं चाहता कि अल्फा पैक आइजैक को हार्म करे। डेरिक का घर छोड़ के आइजैक स्कॉट के घर रहने आ जाता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है।
लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हैरिस भी एक पेड़ से बंधे हैं। वो सीरियल किलर से रहम की भीख मांगते हैं कि उन्होंने वही किया जो सीरियल किलर ने उनको करने को कहा था और उसको आगे भी उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो लोग उस किलर को ढूंढ लेंगे। वो किलर उनकी बात नहीं सुनता और उनको मार देता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड की वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।